Okay, students, so let's get started with the next topic, that is current and electricity for AS Physics. So, this will be our unit 9 and 10. This is the combined unit, and we will be covering it entirely in these videos. So, yeah. So first of all, let's start with the basic things. Current क्या होता है? Current, first of all, definition देख लेते हैं. It is the rate of flow of charges. अगर एग्जाम में कभी definition आती है तो you will write this. दूसरा करंट का सिंबल क्या होता है? I. दूसरा करंट का यूनिट क्या होता है? एम्पियर्स, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय A. करंट का फॉर्मूला क्या होता है? चार्ज अपॉन टाइम, Q अपॉन T. अच्छा, ये चार्ज अपॉन टाइम में Q क्या है? कूलम्स. ठीक है, कूलम्स में मेजर होता है चार्ज C में. ठीक है, एंड T क्या है? T इज टाइम मेजर्ड इन सेकेंड्स. ओके, सेकेंडली दिस फॉर्मूला I is equals to Q upon T, या if you can rearrange it, Q is equals to I into T. This is only applicable if current remains constant. ये वाला फॉर्मूला I is equals to QT and better written as IT को मैं अगर मल्टीप्लाई कर दूँ is equals to Q is only applicable when current remains constant. ठीक है, अगर करंट कांस्टेंट नहीं होगा तो व्हाट यू विल डू? यू विल टेक एवरेज करंट इनटू टाइम. एवरेज करंट क्या होता है? फाइनल करंट प्लस इनिशियल करंट डिवाइडेड बाय 2 इनटू टाइम. ओके, अब लेट्स लुक एट अ सवाल. ठीक है, अ करंट ऑफ 5 एम्पियर फ्लोज इन अ वायर फॉर अ टाइम ऑफ 2 सेकेंड्स. कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ चार्ज. अमाउंट ऑफ चार्ज निकालना है भाई. क्यों निकालना है? तो क्यू वुड बी आई टी. आई क्या है? 5. टी क्या है? 2. वी पुट इट टुगेदर, मल्टीप्लाई इट एंड गेट अ चार्ज ऑफ 10 कूलम्स. अब बच्चों हमेशा याद रखो कि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो है ना वो 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलम्स होता है. ठीक है, हमेशा दिस इज़ द केस. एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स. ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट सवाल. 1 इलेक्ट्रॉन कैरीज अ चार्ज ऑफ दिस, जो कि मैंने अभी आप लोगों को बताया. यू कैन बेसिकली मेमोराइज इट. ठीक है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू प्रोड्यूस 10 कूलम. सही है, अब हमें ये पता है अगर एक इलेक्ट्रॉन इतना चार्ज कैरी करता है तो 10 कूलम्स के चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? x. वी क्रॉस मल्टीप्लाई इट एंड गेट द आंसर. 10 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 इज इक्वल्स टू x. वी गेट द आंसर. व्हाट इज द आंसर? 6.25 इंटू 10⁻⁻19. अब एक सवाल देखते हैं जिसमें करंट जो है वो कांस्टेंट नहीं रह रहा, इट चेंजेस. तो हमने क्या पढ़ा था? अगर करंट कांस्टेंट नहीं रहेगा, चेंज करेगा, तो वी टेक द एवरेज करंट 200 प्लस 1000 डिवाइडेड बाई 2. ठीक है, एंड इनटू टाइम. सो वी गेट 7200 मिली कूलम. सही, मिली कूलम्स इसलिए लिखा है क्योंकि हमारे पास मिली एम्पेयर में करंट था. ओके, नाउ लेट्स कम ऑन टू द नेक्स्ट बिग टॉपिक, दैट इज़ वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस. वोल्टेज मेजर किस में होता है भाई? वोल्ट्स में. सिंबल क्या है? वी. वोल्ट्स का भी सिंबल वी है और वोल्टेज का अपना सिंबल भी वी है. ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन क्या होती है? कभी कभार आ जाती है. पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय अ बैटरी टू मूव a charge of 1 coulomb through the electric circuit. This needs to be remembered by you guys. ठीक है, अच्छा, इसका फॉर्मूला क्या होता है? वर्क डन अपॉन चार्ज, और W अपॉन Q इज इक्वल्स टू V. सिंपल सा ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए. दिस फार्मूला इज ऑल्सो बेटर रिटन एज W इज इक्वल्स टू V इंटू Q. बस इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई किया एंड यू गेट दिस इक्वेशन. ठीक है, वोल्टेज इसमें मेजर्ड इन वोल्ट्स होता है और वर्क डन जूल्स में मेजर होता है. Q जो है वो कूलम्स या C में मेजर होता है. सो लेट्स लुक एट अ प्रैक्टिस सवाल इसके लिए भी. ठीक है, कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज ऑफ अ बैटरी विच सप्लाइज 10 जूल्स. W आ गया ये एनर्जी, सो दैट द चार्ज ऑफ Q ये आ गया. तो वोल्टेज निकाल सकते हो जी, बिल्कुल ईजिली निकाल सकते हो. V इज इक्वल्स टू W अपॉन Q. W 10 था, Q 2 था, वोल्टेज आपका आ गया 5 वोल्ट. सिंपल. नाउ लेट्स मूव ऑन टू इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का भी बच्चों सिंबल E होता है, मेजर्ड यूनिट्स में, वोल्ट्स के यूनिट्स में होता है, इसलिए हम इसे V के यूनिट्स में लिख सकते हैं. कभी कभार नहीं, बट ऑलवेज यू विल राइट इट इन द यूनिट्स ऑफ V, वोल्ट्स. ठीक है, इट इज़ मेजर्ड इन द सिंबल E, और फॉर्मूला इसका क्या होता है? सेम, वर्क डन अपॉन चार्ज. ठीक है, अच्छा, इसकी डेफिनेशन क्या होती है? इट इज़ डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ केमिकल एनर्जी stored in the battery which gets converted into electrical energy when a charge flows through an electric circuit. ये वाली definition is pretty different from वोल्टेज की डेफिनेशन एंड दिस इज़ रिक्वायर्ड इन AS. ठीक है, अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस की जगह EMF की डेफिनेशन लिख के आ जाओगे तो दैट वुड बी रॉन्ग एंड योर मार्क्स विल बी डिडक्टेड.
ईएमएफ की जगह ईएमएफ की डेफिनेशन, वोल्टेज की जगह वोल्टेज की डेफिनेशन। एक जो सिमिलैरिटी है दोनों में वो ये है कि दोनों के यूनिट्स जो हैं वो वोल्ट्स में होते हैं। आगे जाके हम और भी सिमिलैरिटी देखेंगे इसमें, ठीक है। अच्छा, इसका भी फॉर्मूला यही होता है, E = W/Q, ठीक है। अब आ जाओ रेजिस्टेंस पे भाई। रेजिस्टेंस का सिंबल क्या होता है? R। मेजर्ड किस यूनिट में होती है? ओम्स। और ओम्स का सिंबल क्या है? ये, ठीक है। दिस इज़ लाइक दिस समथिंग, ठीक है। रेजिस्टेंस डिफाइन किस तरह होती है? रेजिस्टेंस इज डिफाइंड एज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल टू हिंडर और रेसिस्ट द फ्लो ऑफ करंट। ये पहली डेफिनेशन है रेजिस्टेंस की, ठीक है। सेकंड डेफिनेशन क्या हो सकती है? सेकंड डेफिनेशन इज़ द रेशियो ऑफ वोल्टेज अपॉन करंट इज़ रेजिस्टेंस। तो ये दोनों डेफिनेशन हैं, यू कैन मेमोराइज आइदर ऑफ देम, ठीक है। अच्छा, इस वाली डेफिनेशन से वी गेट अ फॉर्मूला, रेजिस्टेंस इज़ द रेशियो ऑफ वोल्टेज डिवाइडेड बाय करंट। वी गेट दिस फार्मूला, ठीक है। और इसको थोड़ा सा रीअरेंज करें तो वी गेट अ फेमिलियर फार्मूला। अगर मैं आई को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूँ तो V = IR। इस फार्मूला को आपने बहुत दफ़ा पढ़ा होगा, ठीक है। दिस फार्मूला इज़ ऑल्सो नेम्ड आफ्टर ओहम, अ साइंटिस्ट दैट ड्राइव द ओहम्स लॉ, ठीक है। अब चलो एक सवाल करते हैं इसका। कैलकुलेट द रेजिस्टेंस, R निकालनी है, ऑफ अ वायर विच अलाउज अ करंट, I आ गया हमारे पास, थ्रू अ वोल्टेज ऑफ दिस। तो रेजिस्टेंस क्या होती थी? V/I। व्हाट इज़ द वोल्टेज? 20। करंट क्या है? 4। वी गेट द आंसर ऑफ 5 ohms। लेट्स सी इफ आवर आंसर इज करेक्ट। यस, आवर आंसर इज करेक्ट। नाउ लेट्स स्टडी द डेफिनेशन ऑफ ओहम्स लॉ, ठीक है। ओहम्स लॉ क्या होता है बच्चों? अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ, द वोल्टेज और द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस एनी मटीरियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट, ठीक है। ओहम्स लॉ बेसिकली ये कहता है कि यार वोल्टेज और करंट जो है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और जब आप डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी का ये वाला साइन हटाते हो ना, ऑलवेज रिमेंबर कि यू गेट अ कांस्टेंट V = KI, ठीक है। इस केस में ये कांस्टेंट K को हम क्या कहते हैं? R या रेजिस्टेंस। तो फॉर्मूला किस चीज़ में चेंज हो जाता है? V = RI एंड बेटर नोन एज V = IR, ठीक है। अच्छा, ये देखो यहाँ पे मैंने चीज़ की भी है, यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को मैंने रेजिस्टेंस कहा हुआ है, ठीक है। एंड दिस इज़ बेसिकली ऑल रिटन इन द नोट्स विच यू कैन डाउनलोड फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन बिलो। अच्छा, ओहम्स लॉ की कुछ लिमिटेशंस होती हैं, ठीक है। ओहम्स लॉ बेसिकली अज्यूम करता है कि थ्रू आउट आपकी मटेरियल की रेजिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट रह रही है। और मटेरियल की रेजिस्टेंस कांस्टेंट रह रही है मतलब क्या होगा? लेंथ भी चेंज नहीं होगी, एरिया भी चेंज नहीं होगा, टेम्परेचर भी चेंज नहीं होगा, बिकॉज दीज आर द 3 फैक्टर्स दैट चेंज द रेजिस्टेंस। और ओहम्स लॉ अज्यूम क्या करता है कि रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहती है, तो रेजिस्टेंस को चेंज करने वाले सारे फैक्टर्स, लेंथ, एरिया एंड टेम्परेचर, विल रिमेन कांस्टेंट, सो दैट द रेजिस्टेंस रिमेन्स कांस्टेंट इन टर्न, ठीक है। अच्छा, अब इसका एक ग्राफ देख लो यार। जो भी ओहम्स लॉ का ग्राफ कभी भी एग्जामिनर पूछता है, सो इट विल बी ड्रॉन लाइक दिस। लेट मी करेक्ट दिस, ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन होगी, लेट मी करेक्ट दिस, ठीक है। एक जस्ट अ सेकेंड, दिस विल बी लाइक दिस एंड दिस ग्राफ विल बी लाइक दिस, ठीक है। अच्छा, इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू दी ओरिजिन। अब ये ओरिजिन थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा बिकॉज this diagram has been cut through, so let me draw it again। या इस तरह हो जाएगा, ठीक है। स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू दी ओरिजिन, एक्स एक्सिस पे करंट आ जाएगा, वाई एक्सिस पे वोल्टेज आ जाएगा। इस ग्राफ का ग्रेडियंट क्या होगा? रेजिस्टेंस, क्योंकि इस ग्राफ का ग्रेडियंट बेसिकली क्या होता है? किसी भी ग्राफ का चेंज इन वाई डिवाइडेड बाई चेंज इन एक्स। और इसमें वाई क्या है? वोल्टेज, एक्स क्या है? करंट, और V/I क्या होता है? रेजिस्टेंस, ठीक है। तो इसका ग्रेडियंट रेजिस्टेंस होगा। अच्छा, ये स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू दी ओरिजिन होगा, इट मीन्स दिस वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। और ये हमने किस में पढ़ा था? फॉर ओहम्स लॉ, ठीक है। सो दिस ग्राफ इज फॉर मटीरियल्स या फॉर रेजिस्टर्स दैट फॉलो ओहम्स लॉ, ठीक है। ओहम्स लॉ क्या होता है? वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। और इसमें हम क्या लेते हैं? लिमिटेशन क्या होती है ओहम्स लॉ की? कि ये जो रेजिस्टेंस है R, दिस रिमेन्स कांस्टेंट। और रेजिस्टेंस अगर कांस्टेंट रह रही है तो क्या 3 चीज़ें फैक्टर कांस्टेंट रहने चाहिए? बोलो ज़रा। अभी मैंने बताया, लेंथ मस्ट रिमेन कांस्टेंट, लेंथ कांस्टेंट, एरिया कांस्टेंट एंड टेम्परेचर कांस्टेंट, ठीक है। क्लियर हुआ ओहम्स लॉ एंड हाउ वी ड्रॉ द ग्राफ फॉर इट?
नाउ लेट्स मूव ऑन टू सम क्वेश्चन। सही है, एक ग्राफ है जिसकी वोल्टेज 10 है, करंट 5 है, इसकी रेजिस्टेंस निकाल सकते हो? बिल्कुल इजीली निकाल सकते हैं। रेजिस्टेंस क्या होता है? वोल्टेज अपॉन आई। तो वोल्टेज क्या है? 10, आई क्या है? 5, और रेजिस्टेंस कम्स आउट टू बी 2 ओम। सही है, ग्रेडियंट भी कैलकुलेट करके यू कैन कैलकुलेट द रेजिस्टेंस। ठीक है, अब देखो कभी कभार एग्जामिनर उल्टा ग्राफ दे देता है। इंस्टेड ऑफ गिविंग वी ऑन द वाई एक्सिस एंड आई ऑन द एक्स एक्सिस, एग्जामिनर क्या करता है? आई को जो है वो वाई एक्सिस पे रख देता है और वी को एक्स एक्सिस पे रख देता है। तो अब भी क्या करोगे? अब अगर आप इसका ग्रेडियंट निकालते हो, m इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? चेंज इन y डिवाइडेड बाई चेंज इन x। वाई एक्सिस पे अब क्या है? i, और एक्स एक्सिस पे क्या है? v। सो व्हाट डज दिस वैल्यू बिकम? हमें पता है कि रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू v अपॉन आई। ठीक है, अगर मैं 1 अपॉन रेजिस्टेंस कर दूँ तो क्या हो जाएगा? दिस विल बिकम 1 अपॉन बी ओवर आई। व्हाट विल दिस बिकम? आई ओवर वी। सो ये वैल्यू क्या होगी? ये वैल्यू विल बी 1 अपॉन आर। ठीक है, सो लेट मी कैलकुलेट इट। 2 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन आर। ठीक है, तो आर किसके इक्वल हो जाएगा? अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला आर विल बी इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाई 2, दैट इक्वल्स टू 10 ओम। सही है, समझ आ गई बात। आर वॉज इक्वल टू वी ओवर आई। 1 अपॉन आर जो है आई वी के इक्वल था, इसलिए हमने आई वी को ग्रेडियंट से इक्वेट कर दिया, and IV turns out to be 1 upon R, and then we cross multiply it to get R is equals to 10 ohm. सही है, ये डेरिवेशन थी बेसिकली, एंड दिस वाज द एक्चुअल सोल्यूशन। ठीक है, चलो नाउ लेट्स मूव ऑन टू, अच्छा, फॉर मटीरियल्स दैट फॉलो ओहम्स लॉ, जो भी मटीरियल्स ये लॉ फॉलो करते हैं ना कि वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट गिवन दैट रेजिस्टेंस रिमेन्स कांस्टेंट, आर कॉल्ड ओहमिक कंडक्टर्स। और इसकी एग्जांपल्स क्या होती हैं? रजिस्टर्स, एंड इट इज़ डोनेटेड बाय दिस सिंबल। ठीक है, अब व्हाट आर ओहमिक कंडक्टर्स? भाई अगर कभी कभार एग्जाम में आ जाता है क्वेश्चन, तो आप किस तरह डिफाइन करोगे? मटीरियल्स विच ओबे ओहम्स लॉ हैव अ ग्राफ ऑफ स्ट्रेट लाइन, वी वर्सेस आई का उनका स्ट्रेट लाइन का ग्राफ होता है, एंड रेजिस्टेंस उनकी कांस्टेंट रहती है, जैसे कि मैं आपको बताते हुए आ रहा हूँ। ठीक है, व्हाट आर नॉन ओहमिक कंडक्टर्स? कभी कभार ये भी सवाल आ जाता है। मटीरियल्स विच डू नॉट ओबे ओहम्स लॉ, रेजिस्टेंस डजंट रिमेन कांस्टेंट, एंड ग्राफ ऑफ यहाँ पे v वर्सेस i मस्ट बी अ कर्व। ठीक है, अब कुछ नॉन ओहमिक कंडक्टर्स की एग्जांपल्स देख लेते हैं, एंड बिफोर स्टार्टिंग दैट मैं आपको बता दूं नॉन ओहमिक कंडक्टर की 2 टाइप्स होती हैं। ठीक है, सो लेट्स लुक एट देम वन बाय वन। ठीक है, फर्स्ट टाइप ऑफ नॉन ओहमिक कंडक्टर्स वो होते हैं जिनका v ओवर i का रेशो, दैट इज द ग्रेडियंट, कीप्स ऑन इंक्रीजिंग। दिस मीन्स दैट r इंक्रीजेस। ठीक है, और इसकी एग्जांपल्स क्या होती है? लैम्प, मेटल्स, बल्ब एंड फिलामेंट्स। ठीक है, तो अगर आपका लेट्स सी हियर ग्रेडियंट होता है चेंज इन y ओवर चेंज इन x। ठीक है, y क्या है आपका? वोल्टेज, तो वोल्टेज डिवाइडेड बाय करंट। ठीक है, अगर आपका वोल्टेज डिवाइडेड बाय करंट इज इंक्रीजिंग, दैट मीन्स द रेजिस्टेंस इज इंक्रीजिंग, दैट मीन्स द ग्रेडियंट इज इंक्रीजिंग। अच्छा, जब ग्रेडियंट इंक्रीज कर रहा होता है तो बच्चों हमेशा वी गेट एन इंक्रीजिंग कर्व लाइक दिस। ऑलवेज रिमेंबर दिस विल ऑल्सो हेल्प यू इन काइनेमेटिक्स के सवाल। अगर अभी भी क्लियर नहीं है, यू कैन गो एंड वॉच ओ लेवल्स की काइनेमेटिक्स की वीडियो। ओ लेवल्स की प्लेलिस्ट में काइनेमेटिक्स की वीडियोस जो हैं वो देख लेना, देयर आई हैव एक्सप्लेन्ड इंक्रीजिंग कर्व वगैरह। ठीक है, अच्छा, अभी हम क्या पढ़ रहे थे? 2 टाइप्स के ओहमिक कंडक्टर्स होते हैं। फर्स्ट टाइप कौन सी होती है? जिसमें v ओवर i का रेशो इंक्रीज कर रहा होता है। इसका मतलब क्या है कि रेजिस्टेंस इंक्रीज कर रही होगी। रेजिस्टेंस इंक्रीज कर रही होगी तो इसका मतलब क्या है बच्चों? ग्रेडियंट या m इंक्रीज कर रहा होगा। m इंक्रीज कर रहा होता है तो हमेशा इंक्रीजिंग कर्व बनता है। ठीक है, एंड दिस इज़ फॉर विच ग्राफ? v ओवर i। ठीक है, अब एक सिंपल सी लॉजिक याद कर लो, ज़िंदगी आसान है। ठीक है, जो भी आप v ओवर i का ग्राफ बनाओगे ना, उसके रेसिप्रोकेट या उल्टा ग्राफ i ओवर v का बनाओगे। ठीक है, i ओवर v में अगर v ओवर i में इंक्रीजिंग कर्व है तो v ओवर i में यू विल ड्रॉ अ डिक्रीजिंग कर्व एज यू कैन सी हियर। ठीक है, हियर यू कैन सी डिक्रीजिंग, इसका ग्रेडियंट डिक्रीज हो रहा है ओवर द टाइम। अच्छा, ऐसे मटेरियल्स की एग्जांपल्स क्या हैं? लैम्प्स, मेटल्स, बल्ब एंड फिलामेंट लैम्प। ठीक है, अब आ जाओ दूसरे टाइप ऑफ ओहमिक कंडक्टर्स पे। ठीक है, इनका क्या होता है कि v ओवर i का रेशो डिक्रीज कर रहा होता है, मतलब रेजिस्टेंस डिक्रीज कर रही होती है, मतलब ग्रेडियंट डिक्रीज कर रहा होता है। तो v ओवर i का ग्राफ किस तरह बनेगा? अ डिक्रीजिंग कर्व। इससे हमने एक और बात क्या सीखी थी? जो v ओवर i का ग्राफ बनेगा उसका उल्टा i ओवर v का बनेगा। तो अगर v ओवर i डिक्रीजिंग है तो i ओवर v क्या होगा? इंक्रीजिंग कर्व। ठीक है, और इसकी एग्जांपल क्या होगी? थर्मिस्टर। थर्मिस्टर का ये सिंबल ज़रूर याद रखना। ठीक है,
अच्छा, अब आ जाओ एक क्वेश्चन पे, ठीक है। दिस ग्राफ शोज द रिलेशनशिप बिटवीन आई ओवर वी, ठीक है। आई ओवर वी का डिक्रीजिंग ग्राफ है हमारे पास, सही है। सो डिक्रीजिंग कर्व है बेसिकली। तो मुझे बताओ वी ओवर आई क्या होगा, इंक्रीजिंग कर्व, ठीक है। वी ओवर आई इंक्रीजिंग कर्व है, तो इसका मतलब ये कौन सा केस है, टाइप 1 है टाइप 2 है। टाइप 1 है जिसमें रेजिस्टेंस इंक्रीज होती थी, और इसकी एग्जांपल्स क्या हो सकती हैं, लैम्प, फिलामेंट, ठीक है। एंड ऑल मेटल्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ दीज टाइप ऑफ नॉन ओहमिक कंडक्टर्स। तो चलो इसका सवाल देख लेते हैं एक, ठीक है। क्या है, सजेस्ट वेदर इट इज़ एन ओहमिक और अ नॉन ओहमिक कंडक्टर। हमने क्या पढ़ा था, ओहमिक कंडक्टर्स की वी वर्सेस आई का ग्राफ या आई वर्सेस वी का ग्राफ क्या होता था, स्ट्रेट लाइन, और नॉन ओहमिक का क्या होता था, कर्व। सो दिस इज अ कर्व, सो दिस विल बी नॉन ओहमिक कंडक्टर। सजेस्ट व्हाट हैपेंस टू इट्स रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को इसकी क्या होता है, हमने अभी पढ़ा कि आई ओवर वी का रेशो इज अ डिक्रीजिंग रेशो, तो वी ओवर आई का क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग रेशो। वी ओवर आई इंक्रीजिंग है तो रेजिस्टेंस इंक्रीजिंग है, तो यही यहाँ पे मैंने एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है। सिंस रेशो ऑफ वी ओवर आई डिक्रीजेज, रेशो ऑफ वी ओवर सिंस रेशो ऑफ आई ओवर वी डिक्रीजेज, रेशो ऑफ वी ओवर आई इंक्रीजेज, हेंस रेजिस्टेंस इंक्रीजेज। सिंपल सी बात है। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ सच मटीरियल, लैम्प, बल्ब, फिलामेंट एंड ऑल मेटल्स आर एग्जाम्पल, सही है। व्हाट हैपेंस टू रेजिस्टेंस विद टेम्परेचर इंक्रीज। This is examiners का FAQ and they ask it a lot. As the temperature increase, molecular vibration जो होती है ना बच्चों, they increase, ठीक है। molecular vibrations increase कर जाती हैं। molecular vibration increase करती हैं तो particles या material का flow होना difficult हो जाता है, ठीक है। hence resistance increases. Okay, so now our next topic is diode, ठीक है। diode में you need to remember two things. First of all, there are two nodes, anode and cathode, ठीक है। एनोड इज़ द पॉजिटिव टर्मिनल एंड कैथोड इज़ द नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। डायोड में ये चीज़ इंपॉर्टेंट होती है कि वी मस्ट रिमेंबर दैट देयर आर टू पोलैरिटीज़ और टू नोड्स दैट आर एनोड्स एंड कैथोड। एनोड जो है वो ट्रायंगल वाली चीज़ होती है और लाइन वाली चीज़ इज़ द कैथोड विद द नेगेटिव चार्ज, एंड एनोड इज़ पॉजिटिव टर्मिनल, यू कैन से इट, ठीक है। अच्छा, अब जो है डायोड की मेन वर्किंग पे आते हैं। जब भी बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, ये देख रहे हो, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड विद द एनोड, ये एनोड जो कि पॉजिटिव है, ठीक है, डायोड का, इसके साथ जब भी पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट होता है, सो यू गेट अ लो रेजिस्टेंस फ्रॉम द डायोड। डायोड की रेजिस्टेंस लो होती है एंड करंट फ्लोज थ्रू इट, ठीक है। क्या मैंने बात कही, मैंने ये बात कही कि अगर बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड विद एनोड ऑफ द डायोड, ठीक है, मतलब डायोड के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है, दैट इज द डायोड और द ट्रायंगल, देन द करंट फ्लोज एंड डायोड ऑफर्स अ लो रेजिस्टेंस। दिस इज कॉल्ड द फॉरवर्ड बायस कंडीशन, ठीक है। अच्छा, जब भी डायोड का ट्रायंगल या एनोड या फिर पॉजिटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड विद बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ, so you will get a very high resistance from the diode, and this condition is called reverse bias condition. और इस कंडीशन में क्या होगा, there will be no flow of current, okay। अच्छा, अब इसका ग्राफ किस तरह बनेगा भाई, जब भी आई वी का ग्राफ किस तरह बनेगा, इसका आई वी का रेशो इंक्रीज हो रहा है, मतलब क्या होगा, वी आई का रेशो डिक्रीज होगा, रेजिस्टेंस डिक्रीज होगी एंड करंट विल फ्लो। सो दिस रीजन, लेट मी मार्क इट विद ब्लू, ये सारा रीजन is for which condition, is for forward biased condition। जब क्या होता था, डायोड का जो ट्रायंगल है या एनोड है या पॉजिटिव टर्मिनल है इज कनेक्टेड विद द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, ठीक है। अच्छा, ये बैक हाफ को देखो, बैक हाफ में क्या हो रहा है, बैक हाफ में करंट जीरो है एंड रेजिस्टेंस बिकम्स इन्फिनिटी, ठीक है। रेजिस्टेंस इन्फिनिटी हो जाती है तो क्या होता है, करंट विल नॉट फ्लो। ये कब होता था, जब ट्रायंगल या एनोड या पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द डायोड इज कनेक्टेड विद द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। सो अगर कभी भी एग्जाम में आपको डायोड का आई वर्सेस बी का ग्राफ बनाने आ जाता है, सो यू विल ड्रॉ दिस, ओके, डू रिमेंबर दिस। चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस कौन कौन से, अभी हमने प्रीवियसली डिस्कस किए, टेम्परेचर, लेंथ एंड एरिया। अब इसको बारी बारी डिस्कस कर लेते हैं इन डिटेल। जैसे जैसे लेंथ बढ़ती जाएगी ना, रेजिस्टेंस बढ़ती जाएगी, लेंथ बढ़ाओगे रेजिस्टेंस बढ़ेगी, हेंस लेंथ एंड रेजिस्टेंस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। अब एरिया पे आ जाते हैं भाई।
जैसे जैसे एरिया बढ़ाओगे रेजिस्टेंस डिक्रीज होती जाएगी बिकॉज दे आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। लेंथ और रेजिस्टेंस क्या थे? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और लेंथ एरिया और रेजिस्टेंस क्या है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, इन दोनों को अगर कंबाइन कर दोगे तो यू विल गेट दिस थिंग, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ और एरिया के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अब मैंने पहले भी इस लेक्चर में बताया है एंड आई हैव टोल्ड यू मेनी टाइम्स, जब ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी का कांस्टेंट हटाते हो तो यू गेट एन अदर कांस्टेंट दैट इज P इन दिस केस, या यू कैन से रेजिस्टिविटी। ठीक है, जब भी ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी का कांस्टेंट हटता है ये वाली चीज़, तो यू गेट एन अदर कांस्टेंट। ठीक है, जब भी डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हो यू गेट एन अदर कांस्टेंट, और इस केस में वो P है, या फिर इस P को हम कॉमनली क्या कहते हैं? रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला बेसिकली इस वाले फॉर्मूला को रीअरेंज करके निकला है, दैट इज़ P, या P कह दो इसको, P इज़ इक्वल्स टू RA डिवाइडेड बाई L। ठीक है, और इसके यूनिट क्या होते हैं? ओहम मीटर। ठीक है, नाउ डिफाइन रेजिस्टिविटी। कभी कभार आ जाता है एग्जाम में, तो किस तरह डिफाइन करोगे रेजिस्टिविटी को? भाई रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल इज सेड टू बी इक्वल टू इट्स रेजिस्टेंस प्रोवाइडेड दैट द मटेरियल इज ऑफ यूनिट लेंथ एंड ऑफर्स अ यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, अगर मटेरियल की लेंथ 1 है और क्रॉस सेक्शनल एरिया है 1, तो उसकी रेजिस्टिविटी विल बी इक्वल टू इट्स रेजिस्टेंस। सही है। कंडक्टिविटी क्या होती है भाई? इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी। ठीक है, कंडक्टिविटी का सिंबल क्या होता है? सिग्मा या ए। ठीक है, इस तरह, एंड इट इज़ बेसिकली द इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी। इसका फॉर्मूला ये है। ठीक है, इसकी यूनिट्स क्या है? ओहम मीटर -1। सही है। अब चलो थोड़े से सवाल करते हैं, ये थोड़े से लॉजिकल सवाल हैं जो कभी कभार आ जाते हैं। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A, हमने ये पढ़ा है। ठीक है, अब बच्चों अगर मुझे बताओ मैं लेंथ को डबल कर देता हूँ और एरिया को अनचेंज रखता हूँ, तो रेजिस्टेंस को क्या हो जाएगा? इट विल डबल, सिंपल। अब सेकंड सिनेरियो देखो, अगर मैं लेंथ को अनचेंज रखता हूँ, ठीक है, अनचेंज रखता हूँ, बट एरिया को डबल कर देता हूँ, तो एरिया और रेजिस्टेंस का क्या रिलेशन है? इनवर्स। तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी? हाफ, क्योंकि एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी? कम। ट्वाइस द फैक्टर से कम होगी तो रेजिस्टेंस हाफ हो जाएगी। अब लेट्स सी द थर्ड फैक्टर। थर्ड फैक्टर में क्या कर रहे हो? थर्ड फैक्टर में लेंथ डबल कर रहे हो और एरिया भी डबल कर रहे हो, तो लेंथ डबल करने से क्या होगा? रेजिस्टेंस डबल होगी, लेकिन एरिया डबल करने से क्या होगा? रेजिस्टेंस हाफ होगी। तो इंटू 2 एंड डिवाइडेड बाई 2 इज बेसिकली 1 एंड हेंस द रेजिस्टेंस विल रिमेन अनचेंज। ठीक है, क्योंकि लेंथ से जो रेजिस्टेंस बढ़ रही थी एरिया से वही काउंटर होके कम हो गई, तो वापस अपनी ओरिजिनल वैल्यू पे आ गई और यू कैन से इट रिमेन्स अनचेंज। अच्छा, फोर्थ सिनेरियो देख लो। फोर्थ सिनेरियो में क्या है भाई? फोर्थ सिनेरियो में ये है कि आपने लेंथ तो डबल की ही की, एरिया को भी हाफ कर दिया। ठीक है, अब एरिया को अगर डिक्रीज़ करोगे तो रेजिस्टेंस क्या करेगी? इंक्रीज़ 2 के फैक्टर से, और लेंथ की वजह से और 2 फैक्टर से इंक्रीज़ कर गई है, तो ओवरऑल रेजिस्टेंस कितने फैक्टर से इंक्रीज़ कर गई है? बाय अ फैक्टर ऑफ 4। नाउ लेट्स लुक एट एन एग्जांपल क्वेश्चन। ठीक है, अ सिलेंड्रिकल मटेरियल ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम, वॉल्यूम कांस्टेंट हैज़ एन इनिशियल रेजिस्टेंस ऑफ दिस इफ द लेंथ ऑफ दिस मटेरियल इज डबल। ठीक है, लेंथ डबल हो गई है, कैलकुलेट्स इट्स न्यू रेजिस्टेंस। सही है, लेंथ अगर डबल हो गई है तो बच्चों मुझे बताओ कांस्टेंट वॉल्यूम रखने के लिए एरिया को क्या होना पड़ेगा? लेट सपोज दिस वॉल्यूम इज, इनिशियल वॉल्यूम ये है। ठीक है, अब ये हुआ है कि ये 2L हो गया, तो एरिया को क्या होना पड़ेगा? टू बेसिकली मेंटेन दिस V का A इंटू L इंटू हाफ होना पड़ेगा एरिया को, तभी ये 2 से 2 कट होगा एंड वी विल गेट द फाइनल वॉल्यूम एज AL। तो अगर लेंथ डबल हुई है तो एरिया क्या होगा? हाफ। ठीक है, तो लेंथ डबल होने की वजह से रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी? ट्वाइस, और एरिया हाफ होने की वजह से रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी? ट्वाइस। तो टोटल इफेक्ट क्या होगा रेजिस्टेंस पे? 4 टाइम्स बढ़ जाएगी, तो 10 ओम से 40 ओम्स हो जाएगी। नाउ लेट्स लुक एट अनदर एग्जांपल क्वेश्चन। सही है, अब इस वाले एग्जांपल क्वेश्चन में लेट मी जूम इन अ बिट। ठीक है, हमें क्या निकालना है? हमें लेट्स सी, ठीक है, हमें निकालना है रेशो ऑफ RP डिवाइडेड बाय RQ, रेजिस्टेंस ऑफ P डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस ऑफ Q। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता था? रेजिस्टिविटी इंटू लेंथ डिवाइडेड बाय A। तो रेजिस्टिविटी P की क्या है? P, लेंथ क्या है? 2L, A क्या है? एरिया क्या है? A, और Q के लिए क्या है? रेजिस्टिविटी P है फिर से,
लेंथ जो है 3L है, एरिया क्या है 4A। एरिया 4A क्यों है? क्योंकि डायमीटर 2D हो गया इसमें। अच्छा ये बात सुनो यहाँ पे ज़रा, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। अब अगर r की जगह मैं d/2 रख दूँ तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? पाई d²/4। ठीक है, तो एरिया का फॉर्मूला क्या हो गया? पाई d²/4। तो अगर मैं d जो है वो 2D करता हूँ ना, तो एरिया पे 4 टाइम्स द इफेक्ट आएगा, 4A। ठीक है, इसी तरह अगर मैं d को 3D करता हूँ तो एरिया पे 9 टाइम्स इफेक्ट आएगा। एरिया हमेशा स्क्वायर से बढ़ेगा क्योंकि d² की टर्म है इसके फॉर्मूले में एरिया की। ठीक है, अच्छा अब हमारे पास इसी तरह रेशो ऑफ RP डिवाइडेड बाय RQ आ गया। ठीक है, अब IQ डिवाइडेड बाय IP क्या होगा? IP क्या होगा? बेसिकली इन्वर्स ऑफ रेजिस्टेंस का रेशो, क्योंकि हमें पता है रेजिस्टेंस एंड करंट आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। और रेशो ऑफ VP डिवाइडेड बाय VQ क्या होगा? क्योंकि ये पैरेलल में है, वोल्टेज विल रिमेन सेम, हैंस 1/1 इन पैरेलल द वोल्टेज रिमेन्स कांस्टेंट। चलो एग्जांपल 2 पे आ जाते हैं। एग्जाम्पल 2 पे वी हैव 2 मटीरियल्स, कॉपर एंड स्टील। ठीक है, लेट मी मार्क दिस हियर, कॉपर एंड स्टील। ठीक है, 2 मटीरियल्स हैं हमारे पास, कॉपर एंड स्टील। कॉपर की रेजिस्टिविटी है 2P, इसकी रेजिस्टिविटी है 5P। कॉपर की लेंथ है 3L, इसकी लेंथ है 7L। कॉपर की रेजिस्टेंस है 2R, इसकी रेजिस्टेंस है R। हमें निकालना है एरिया ऑफ कॉपर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ स्टील। किस तरह निकालेंगे? कोई आइडिया है? हमें पता है कि रेजिस्टेंस का फार्मूला क्या होता था बच्चों? रेजिस्टेंस का फार्मूला होता था रो L डिवाइडेड बाय A। तो इसमें मैं A को कांस्टेंट बना सकता हूँ, बिल्कुल बना सकता हूँ यार। A को अगर मैं इस साइड ले आऊँ तो इट वुड बी रो L डिवाइडेड बाय R। और रो L R तीनों चीज़ें मुझे पता है फॉर कॉपर एंड स्टील। सो कैन आई डू इट फॉर AC एंड AS एज वेल? यस। सो लेट्स कैलकुलेट द एरिया फॉर AC एंड AS, देन वी विल इक्वेट देम या डिवाइड देम। ठीक है, 2R यहाँ पे आ गया। कॉपर की रेजिस्टेंस क्या है? 2R। कॉपर की रेजिस्टिविटी क्या है? 2P। L क्या है? 3L। AC हम ऐसे ही छोड़ देंगे क्योंकि वो हमने फाइंड करना है। ठीक है, स्टील का क्या है भाई? स्टील की रेजिस्टेंस है R, रेजिस्टिविटी 5P, AS ऐसे ही छोड़ देंगे और 7L यहाँ पे लेंथ की जगह लिख देंगे। ठीक है, अब इन दोनों में AC और AS को हम सब्जेक्ट बना लेंगे। ठीक है, जब AC को सब्जेक्ट बनाया तो वी हैव व्हाट? वी हैव दिस वैल्यू 3PL डिवाइडेड बाय R। और जब AS को सब्जेक्ट बनाया तो वी हैव दिस वैल्यू 35PL डिवाइडेड बाय R। अब दोनों को डिवाइड कर देंगे, AC डिवाइडेड बाय AS, तो वी विल गेट आर आंसर ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 35। ठीक है, अब हमने कैलकुलेट करना है रेशियो ऑफ डायमीटर ऑफ कॉपर डिवाइडेड बाय डायमीटर ऑफ स्टील। तो बच्चों मैंने पहले क्या पढ़ाया था? एरिया से डायमीटर का रेशियो क्या होता है हमेशा? देखो अगर डायमीटर D से 2D गया है तो एरिया कहाँ से कहाँ जाएगा? एरिया से A से 4A चले जाएगा। ठीक है, अब हमें पता है एरिया का रेशियो इज़ 3/5A। ठीक है, एरिया A से 3/5A चले गया, तो डायमीटर कहाँ से कहाँ जाएगा? डायमीटर बेसिकली अंडर रूट हो जाएगा इसका। डायमीटर विल बेसिकली बिकम अंडर रूट ऑफ दिस। ठीक है, रेशो ये देखो यहाँ पे ये इक्वेशन भी निकाली हुई है, A इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू D² और A अंडर रूट इज़ प्रोपोर्शनल टू D। ठीक है, तो D का रेशो निकालना है ना हमने, तो हेंस वी विल अंडर रूट दिस 3/35 एंड कैलकुलेट द रेशो ऑफ डायमीटर ऑफ कॉपर डिवाइडेड बाय डायमीटर ऑफ स्टील। ठीक है, नाउ वी विल कैलकुलेट द रेजिस्टेंस बिटवीन डिफरेंट फेसेस ऑफ अ क्यूबॉइड। ठीक है, तो हमें पता चल जाएगा कि यार डिफरेंट क्यूबॉइड के फेसेस पे डिफरेंट रेजिस्टेंस होती हैं। ठीक है, कैलकुलेट रेजिस्टेंस बिटवीन फेस AEHD, मतलब ये वाला फेस जो ग्रीन से मार्क हुआ हुआ है, एंड BFGC, ये जो ग्रीन से हाईलाइट हुआ हुआ है। अच्छा, इस फेस की रेजिस्टेंस निकालने के लिए रेजिस्टिविटी P रहेगी। लेंथ क्या है बच्चों? लेंथ है 5x। ठीक है, एरिया क्या होगा? 2x इंटू x स्क्वायर। तो दिस विल बी द मैक्सिमम रेजिस्टेंस। ठीक है, अब आ जाओ इन दो फेसेस की रेजिस्टेंस निकालते हैं जो ब्लू मार्क किए हुए मैंने। ठीक है, या ग्रीन से ऑलरेडी मार्क हुए हुए थे। कैलकुलेट द रेजिस्टेंस बिटवीन ABC, दैट इज दिस फेस। ठीक है, ABCD, दिस इज दिस फेस। ठीक है, एंड EFGH, ये जो ब्लू वाला फेस है। ठीक है, या ग्रीन जो इनिशियली मार्क था। ठीक है, इनकी रेजिस्टेंस के लिए P क्या होगी? रेजिस्टिविटी P रहेगी। लेंथ क्या होगी? 2x बच्चे, ये रही। और एरिया क्या होगा? 5x इंटू x, दिस इज x। ठीक है, तो 5x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब कैलकुलेट करनी है रेजिस्टेंस बिटवीन ABEF, ये वाला,
ABEF और पीछे वाला मटेरियल CGHT, ठीक है, CGHT ये जो पीछे वाली चीज़ है, ठीक है। तो इसके बीच के रेजिस्टेंस किस तरह निकलेगी भाई, R इज इक्वल टू रो, P तो वही रहेगा रेजिस्टिविटी, लेंथ क्या हो जाएगी X और एरिया क्या हो जाएगा 10x²। 10x² किस तरह होगा भाई, 10x² इस तरह होगा कि ये वाली चीज़ 5x है और ये वाली चीज़ 2x है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x²। दिस विल बी द मिनिमम रेजिस्टेंस, दिस विल बी द मैक्सिमम। क्यों, क्योंकि इसमें मैक्सिमम इस वाली में मैक्सिमम एरिया है, मिनिमम लेंथ है, इसमें मिनिमम एरिया है एंड मैक्सिमम लेंथ है, हेंस दिस विल बी द मैक्सिमम रेजिस्टेंस। सही है। अच्छा बच्चों, सो लेट्स कम टू आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज रजिस्टर इन सीरीज। ठीक है, तो रजिस्टर इन सीरीज में आपको 3 रूल्स याद रखने। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि कंबाइंड रेजिस्टेंस फॉर रेजिस्टेंस इन सीरीज इज गिवन बाय दिस फार्मूला, मतलब अगर सारी रेजिस्टेंस को प्लस कर लोगे तो यू विल गेट योर टोटल रेजिस्टेंस। What is resistance 1 6, what is resistance 2 4, what is resistance 3 10, इन सब को प्लस करोगे इन नॉर्मल एडिशन फॉर्मेट तो आपका टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगी, दैट इज़ 20 ओम। सेकेंड प्रॉपर्टी जो आपको सीरीज़ में याद रखनी चाहिए फॉर सर्किट्स या रजिस्टर इज़ दैट करंट इन सीरीज़ रिमेन सेम। करंट निकलता किस तरह है बच्चों, यू टेक द वोल्टेज दैट इज़ 40 वोल्ट्स एंड अप्लाई द इक्वेशन V इक्वल्स टू IR। यहाँ पे रेजिस्टेंस की जगह क्या रखते हो, रेजिस्टेंस टोटल, V की जगह क्या रखते हो 40 वोल्ट, दैट इज़ द बैटरी की वोल्टेज। I यहाँ पे रखा, रजिस्टर की जगह 20 रख दिया, I क्या आ गया बच्चों आपका 2 एम्पियर। सिंपल, पूरे सर्किट के अराउंड आपका करंट 2 एम्पियर ही रहेगा। दिस इज समथिंग टू रिमेंबर के सीरीज़ में जो है वो करंट रिमेन सेम थ्रू आउट। देखो यहाँ पे भी 2 एम्पियर 2 एम्पियर 2 एम्पियर 2 एम्पियर, सिंपल। ठीक है, अच्छा थर्ड प्रॉपर्टी जो सीरीज़ में रजिस्टर में आपको याद रहनी चाहिए कि वोल्टेज गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड और डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू द रेजिस्टेंस, मतलब जितनी हायर रेजिस्टेंस होगा उतना ज़्यादा वोल्टेज होगा। ठीक है, और वोल्टेज निकालोगे कैसे हर रेजिस्टेंस के लिए, V इक्वल टू IR का फॉर्मूला लगा के। I जो है आपको पता है थ्रू आउट सेम रह रही है तो 2 लगाओगे हर जगह, और रेजिस्टेंस की जगह जो रजिस्टर की रेजिस्टेंस होगी। सो लेट्स मूव ऑन टू द टॉप डायग्राम और सी कैसे लगाना है ये। ठीक है, लेट सपोज ये वाला रजिस्टर मैं कंसिडर कर रहा हूँ, इसके अंदर मैंने वोल्टेज निकालनी है। ठीक है, तो मैं V इक्वल टू IR लगाता हूँ। I मुझे पता है 2 है, इसका R क्या है 6, वोल्टेज के आगे 12 वोल्ट्स। इसी तरह मैंने इसकी भी निकाल ली, इसकी भी निकाल ली। अब इन तीनों रेजिस्टेंस में से रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा किसकी है, 10 ओम्स वाले की, इसलिए सबसे ज़्यादा वोल्टेज भी यही ले रहा है 20 वोल्ट्स। ओके, सो ये मैंने अभी आपको क्या पढ़ाई थी, थर्ड प्रॉपर्टी के वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। जितनी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा वोल्टेज जो है वो रजिस्टर लेगा। अब हम बढ़ते हैं टूवर्ड्स एन एग्जाम्पल क्वेश्चन। ठीक है, अब लेट सपोज बच्चे दिस इज़ अ वेरिएबल रजिस्टर या रेहोस्टैट। ठीक है, वेरिएबल रजिस्टर का क्या होता है कि वी कैन चेंज इट्स रेजिस्टेंस अकॉर्डिंग टू अर रिक्वायरमेंट। ठीक है, द रेजिस्टेंस ऑफ वेरिएबल रजिस्टर R2 इज इंक्रीज। भाई R2 आपने इंक्रीज कर दी। ठीक है, R2 इज इंक्रीज। सजेस्ट एंड एक्सप्लेन व्हाट हैपन्स टू द एमीटर रीडिंग। बच्चों अगर आपने R2 इंक्रीज कर दी तो मुझे बताओ टोटल रेजिस्टेंस इज व्हाट, द सम ऑफ R1 प्लस R2। अगर R2 आपने इंक्रीज कर दी तो RT भी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, एंड अकॉर्डिंग टू V इज इक्वल्स टू IR, व्हाट डू यू नो, I एंड R आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है बच्चे, I एंड R आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो अगर रेजिस्टेंस टोटल इंक्रीज हो रही है तो I क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो एमीटर की रीडिंग क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। यही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, यू कैन रीड दिस वर्डिंग। ठीक है, सजेस्ट एंड एक्सप्लेन व्हाट हैपन्स टू द वोल्ट मीटर रीडिंग V2। भाई वोल्ट मीटर V2 की रीडिंग को क्या हो जाएगा, अगर रेजिस्टेंस बढ़ रही है तो मैंने अभी क्या पढ़ाया था, V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। अगर रेजिस्टेंस बढ़ रही है तो वोल्ट मीटर V जो V2 होगा अक्रॉस द R2 वो क्या करेगा, इंक्रीज़ कर जाएगा। भाई अगर R2 इंक्रीज़ कर रहे हो तो ऑब्वियसली V2 इंक्रीज़ कर जाएगा ना, सिंपल सी बात है। तो वोल्ट मीटर की रीडिंग भी किसके अक्रॉस लगी हुई है, R2, तो वोल्ट मीटर की रीडिंग विल इंक्रीज। देखो यहाँ पे वोल्ट मीटर की रीडिंग इंक्रीज है, सही है। सजेस्ट व्हाट हैपेंस टू द वोल्ट मीटर रीडिंग V1। अच्छा दिस इज थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, ये यहाँ पे लेट मी इरेज दिस एंड देन आई कैन एक्सप्लेन यू दिस क्लियरली। ठीक है, हमसे पूछा यार वोल्ट मीटर V1 की रीडिंग को क्या हो रहा है। ठीक है, अच्छा लेट सपोज इनिशियली बैटरी थी 6 वोल्ट्स की। ठीक है, इनिशियल सिनेरियो ये था, 2 वोल्ट्स इसको जा रहे थे एंड 4 वोल्ट्स इसको जा रहे थे। ठीक है, अब ये हुआ कि रेजिस्टेंस R2 इंक्रीज़ हो गई तो इस 4 वोल्ट्स का 5 वोल्ट्स जा रहा है अब R2 में। ठीक है, 4 वोल्ट से अब 5 वोल्ट जा रहा है, लेकिन ये बैटरी की वैल्यू तो इंक्रीज़ नहीं हुई ना बच्चों, बैटरी की वैल्यू तो फिक्स है। तो अगर आपकी R2 में वोल्टेज ज़्यादा जा रहा है तो कहीं तो कम होगा,
यस वो कहाँ कम होगा, इन रजिस्टर R1, या वोल्ट मीटर V1 की रीडिंग कम हो जाएगी, 2 से 1 हो जाएगी, ठीक है। टू गिव एन ओवरऑल सम ऑफ 6 अगेन, 4 + 2 क्या होता है 6, 5 + 1 क्या होता है 6, सिंपल, ठीक है। तो हियर इट इज रिटन, देखो द वोल्टेज इन सीरीज गेट्स डिवाइडेड, इफ V2 इंक्रीजेज देन V1 मस्ट डिक्रीज, ठीक है। अब आ जाओ प्रॉपर्टीज़ फॉर रजिस्टर्स कनेक्टेड इन पैरेलल की भी बच्चों आपको 3 प्रॉपर्टीज़ याद होनी चाहिए। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है कि पैरेलल में कंबाइंड रेजिस्टेंस वी कैलकुलेट यूजिंग दिस फार्मूला, 1/RT इज इक्वल्स टू 1/R1 + 1/R2 + 1/R3, सिंपल, ठीक है। R1 R2 R3 की जगह क्या आएंगी, इनिशियल जो रेजिस्टेंस है 6 और 3। चलो इसकी टोटल रेजिस्टेंस निकालते हैं, ठीक है। इस वाले पूरे पैरेलल सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस निकालते हैं। तो किस तरह निकालेंगे, 1/6 + 1/3 विल बी इक्वल टू वॉट, 1/RT, ठीक है। एंड इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम करने के लिए क्या करेंगे, इंटू 2, तो क्या हो जाएगा 1 + 2 / 6 इज इक्वल टू 1/RT। दिस विल इक्वल टू वॉट, 3/6 इज इक्वल टू 1/RT। RT किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों, RT विल इक्वल टू 6 / 3 दैट इज इक्वल टू 2 ओम, ठीक है। आपकी ये पैरेलल में रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होता है, ओके। अच्छा, सेकंड चीज़ जो पैरेलल में आपने याद रखनी है, दिस इज द सेकंड चीज़, दैट इज द वोल्टेज इन पैरेलल रिमेन सेम इन ईच रजिस्टर। अगर इसके थ्रू 6 वोल्ट जा रहा है तो इसके थ्रू भी 6 वोल्ट ही जा रहा होगा, ठीक है। और ये होती है पैरेलल की प्रॉपर्टी के वोल्टेज रिमेन सेम। लेकिन पैरेलल में करंट डिवाइड हो जाता है, ठीक है। करंट डिवाइड हो जाता है, और करंट को किस तरह निकालोगे, देखो फॉर दिस रजिस्टर यू नो व्हाट वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस, तो V = IR लगा दो, 6 इज इक्वल टू I और R क्या है 3, I क्या आ जाएगा बच्चे 2 एम्पियर। अब इस रजिस्टर के लिए भी लगा दो भाई, V इज इक्वल्स टू IR, V क्या है 6, I और R क्या है 6 ohms, I क्या आ जाएगा 1 एम्पियर, ठीक है। तो सीरीज़ में योर करंट रिमेन सेम बट पैरेलल में करंट गेट्स डिवाइडेड, सीरीज़ में वोल्टेज गेट्स डिवाइडेड मगर पैरेलल में इट रिमेन सेम। तो ये छोटी छोटी बातें हैं दैट यू मस्ट रिमेंबर, मतलब 3 ही पॉइंट है ओवरऑल फॉर पैरेलल इन सीरीज़ दैट यू मस्ट रिमेंबर। यहाँ पे मैंने कुछ कैलकुलेशंस की हुई हैं जो मैंने ऊपर ही की थी, यू कैन सी दिस हियर। अब सीरीज़ एंड पैरेलल दोनों को मिला के कुछ कॉम्बिनेशंस बनाते हैं बच्चों, ठीक है। लेट सपोज ऑल रेजिस्टर्स बिलो आर आइडेंटिकल वैल्यू ऑफ 2 ohms, सही है। तो सर्किट 1 की रेजिस्टेंस क्या होगी 2 ohms, सर्किट 2 की रेजिस्टेंस क्या होगी 4 ohms, ठीक है। क्योंकि सीरीज़ में तो प्लस हो जाएंगे ना, 2 + 2 4 ohms हो जाएगी। तो सर्किट 1 से अगर मैं सर्किट 2 गया हूँ तो रेजिस्टेंस क्या हो गई है ट्वाइस, ठीक है, रेजिस्टेंस ट्वाइस हो गई है। तो करंट क्या हो जाएगा हाफ हो जाएगा। तो सर्किट 1 में अगर करंट 3 था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1.5 एम्पियर। क्यों हाफ हो जाएगा, क्योंकि हमने पढ़ा है V = IR के अकॉर्डिंग अगर V कांस्टेंट होगा तो I एंड R आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर रेजिस्टेंस ट्वाइस हो गई है तो करंट क्या हो जाएगा हाफ, ठीक है। चलो लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट एग्जाम्पल क्वेश्चन, दैट इज दिस। सर्किट 1 में हमारे पास बच्चों 6 एम्पियर का करंट है, रेजिस्टेंस क्या है 2 ohms, सही है। सर्किट 2 में रेजिस्टेंस क्या है, पैरेलल में 2 रजिस्टर लगे हुए हैं। तो लेट्स कैलकुलेट इट, 1/2 + 1/2 इज इक्वल टू 1/RT, ठीक है। 1/2 + 1/2 क्या हो जाएगा 1 इज इक्वल टू 1/RT। RT किसके इक्वल हो जाएगा 1 ohm के इक्वल, ठीक है। अच्छा 1 ohm के इक्वल टोटल रेजिस्टेंस हो गई यहाँ पे फॉर सर्किट 2, दिस इज़ फॉर सर्किट 2, दिस इज़ फॉर सर्किट 1। तो सर्किट 2 में रेजिस्टेंस क्या हो गई है हाफ, तो करंट क्या हो जाएगा डबल। करंट सर्किट 1 में 6 एम्पियर था तो सर्किट 2 में क्या हो जाएगा 12 एम्पियर, ठीक है। ये देखो यहाँ पे 12 एम्पियर लिखा हुआ है। अब आ जाओ वेरिएबल रजिस्टर के टॉपिक पे। वेरिएबल रजिस्टर बच्चों क्या होता है, अभी मैंने पढ़ाया था तुम लोगों को, इट इज़ अ रेओस्टैट, इसको रेओस्टैट भी कहते हैं। और इसकी रेजिस्टेंस हम अकॉर्डिंग टू अवर नीड जो है वो चेंज कर सकते हैं। और इसका यूजेज कहाँ होता है भाई, ब्राइटनेस ऑफ अ बल्ब कंट्रोल करने में होता है और स्पीड ऑफ अ फैन कंट्रोल करने में होता है, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू इट्स यूजेज, ठीक है। यहाँ पे दिस डायग्राम इज स्लाइटली कट, लेट मी मेक इट अगेन, ठीक है। दिस इज़ अ रेहोस्टैट की डायग्राम, ठीक है। ये रेहोस्टैट का सिंबल होता है रजिस्टर एंड एरो का सिंबल। अब हमें पता है कि रेहोस्टैट में वेरिएबल रेजिस्टेंस होती है, मतलब रेजिस्टेंस की रेंजेस होती हैं 0 से लेकर 20 ओम तक। चलो मैक्सिमम मिनिमम रेजिस्टेंस रख के देखते हैं, दैट इज़ 0 ओम। तो टोटल सर्किट की रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, ये बल्ब की रेजिस्टेंस है 5 ओम्स, इसकी रजिस्टर है 0 ओम, तो क्या हो जाएगी 5 ओम, ठीक है टोटल रेजिस्टेंस। और इसमें फिर करंट क्या आएगा
10 एम्पियर। क्यों 10 एम्पियर आएगा? क्योंकि वोल्टेज हमारे पास यहाँ पे 50 वोल्ट्स है और रेजिस्टेंस क्या होगी 5, तो करंट क्या आ जाएगा 10 एम्पियर। तो जब 10 एम्पियर करंट आएगा दिस विल बी योर मैक्सिमम करंट। क्यों? क्योंकि मिनिमम रेजिस्टेंस रखी है आपने किसकी? वेरिएबल रेजिस्टर की। ठीक है, अब वेरिएबल रेजिस्टर की रेजिस्टेंस रख देते हैं 20 ओम, तो टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी? देखो वेरिएबल रेजिस्टर की हम रेजिस्टेंस कुछ भी रख सकते हैं 0 से लेकर 20 तक, बट हम मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू ले रहे हैं ताकि हमें पता चल जाए रेंज ऑफ करंट क्या है। चलो हम वेरिएबल रेजिस्टर की रेजिस्टेंस इस दफ़ा 20 रखते हैं, तो टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी 5 + 20 इज इक्वल्स टू 25 ओम। वोल्टेज इज इक्वल्स टू आई आर वाला फॉर्मूला लगाते हैं। 50 हमारा वोल्टेज है, आई ये आ गया, आर क्या है 25, आई क्या आ जाएगा 50 डिवाइडेड बाई 25 दैट इज़ 2 एम्पियर। ठीक है, दिस इज़ योर मिनिमम करंट। मैक्सिमम क्या था 10 एम्पियर। ठीक है, सो कैन यू सी द डिफरेंस कि आप अपना फ़ैन या बल्ब जो है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ करंट्स पे ऑपरेट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ व्हाट? वेरिएबल रेजिस्टर। ठीक है, यू कैन सी कंक्लूजन में मैंने यही लिखा हुआ है। ठीक है, अब कुछ ये पावर के फार्मूलाज हैं जो एएस लेवल में आपको याद होने चाहिए। पावर इज इक्वल्स टू आई वी, और सेकेंड फार्मूला क्या है पावर का? पावर इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर। थर्ड फार्मूला क्या है? पावर इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। और फोर्थ फार्मूला क्या है? पावर इज इक्वल्स टू एनर्जी और वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, अच्छा ये जो फर्स्ट फार्मूला है इससे आप बाकी दो फार्मूलाज ड्राइव कर सकते हो, सेकंड और थर्ड। लेट मी शो यू हाउ। पावर इज इक्वल्स टू आई वी आपने पढ़ा है, ठीक है, और आपने एक और फार्मूला पढ़ा है वी इज इक्वल्स टू आई आर। ठीक है, अब अगर मैं ये वाला v सब्सिट्यूट कर दूं विद दिस v, ठीक है, तो क्या होगा? p इज इक्वल्स टू आई इंटू आई आर, तो आंसर क्या आ जाएगा? आई स्क्वायर आर। ठीक है, दिस इज अर सेकेंड फार्मूला। अब तीसरा वाला फार्मूला भी निकाल लेते हैं। p इज इक्वल्स टू आई वी हमें पता है और हमें पता है v इज इक्वल्स टू आई आर। ठीक है, और इस दफ़ा हम क्या सब्सिट्यूट करते हैं? हम सब्सिट्यूट करते हैं ये करंट I को सब्सिट्यूट करते हैं। ठीक है, V डिवाइडेड बाय R इज इक्वल्स टू I, सब्सिट्यूट कर दो, P इज इक्वल्स टू वी आर इंटू वी, तो आंसर क्या आ जाएगा? वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। दिस इज योर थर्ड पावर का formula, this is your second power का formula. Okay, so you can derive second and third formulas with the help of first formula and V is equals to IR. तो आप एक फार्मूला याद रख लो, बाकी दो आप ड्राइव कर सकते हो। और ये कुछ एनर्जीज़ के फार्मूले, एनर्जी के फार्मूले याद रखने की सिंपल लॉजिक ये है कि जो भी पावर का फार्मूला है उसके आगे टी मल्टीप्लाई कर दो, आई वी टी, तो एनर्जी का बन जाएगा। आई स्क्वायर आर टी, तो ये एनर्जी का बन जाएगा। वी स्क्वायर आर इंटू टी, तो ये एनर्जी का बन जाएगा। ठीक है, इज इट क्लियर? यहाँ पे नहीं करोगे मल्टीप्लाई, बट यू विल मल्टीप्लाई इट व्हेन यू हैव टू कैलकुलेट एनर्जी की इक्वेशन। ठीक है, क्लियर है? नाउ लेट्स मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट टॉपिक।